तारे जो हमसे इतने दूर हैं, आज हम इन तारों के बारे में लगभग सब कुछ पता करने में सक्षम हैं कि वह किस एलिमेंट से बने हैं, उनका तापमान क्या है, उनमें मौजूद एलिमेंट्स की डेंसिटी से लेकर तारों के मैग्नेटिक फील्ड तक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तारों के हमसे इतनी दूरी पर मौजूद होते हुए भी आखिर हमारा यह सब जान पाना कैसे संभव हो पाया? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि तारों के बारे में हमारा इतना सब कुछ जान पाना आखिर कब और कैसे संभव हो पाया है। इस सब की शुरुआत सन 1672 में हुई, जब आइजैक न्यूटन ने पूरे विश्व को सर्वप्रथम यह बताया कि अगर सफ़ेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाए तो वह अपने 7 अलग अलग कंपोनेंट कलर्स में टूट जाता है और हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। न्यूटन की इतनी बड़ी खोज के बाद बहुत से वैज्ञानिक अगले 200 सालों तक प्रकाश और इस स्पेक्ट्रम में छिपी अन्य बड़ी एवं महत्वपूर्ण जानकारियाँ जानने में लगे हुए थे। और कई सालों के बाद सन 1802 में एक अंग्रेजी वैज्ञानिक विलियम वॉलस्टोन ने खुद से बनाए स्पेक्ट्रोमीटर में मौजूद लेंस के सहारे सूर्य से आने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम को बारीकी से देखा, तो उन्होंने पाया कि उस स्पेक्ट्रम में कुछ रंगों के बीच काली खड़ी लाइनें मौजूद हैं, जिसका असल कारण वह समझ नहीं पाए कि आखिर ये क्यों दिखती हैं। और उन्होंने इन लाइंस को इन कलर्स के बीच में प्रकृति द्वारा बनाया हुआ बैरियर बता दिया, जो कि विज्ञान की दृष्टि से एक कोरी कल्पना मात्र थी। लेकिन 1815 में जोसेफ फ्रॉनहोफर नामक जर्मन वैज्ञानिक ने जब एक प्रिज्म को एक छोटे से दूरदर्शी के सामने रखा, तो उन्होंने भी सूर्य से आने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम के रंगों के बीच मौजूद काली खड़ी लाइंस को देखा। उन्होंने ऐसे बहुत से तारों के स्पेक्ट्रम को परखा और हैरानी की बात तो यह थी कि लगभग सभी तारों के स्पेक्ट्रम में ऐसी ही काली लाइंस मौजूद थी। उन्होंने 570 से अधिक लाइनों को उनके पाए जाने के स्थान और उनकी चौड़ाई के हिसाब से उन्हें लेटर ए से के बीच अरेंज किया। यह अरेंजमेंट आज भी काम में लिया जाता है, लेकिन जब तक फ्रॉनहोफर इन लाइंस के बनने का कारण समझ पाते, उससे पहले ही सन 1826 में उनकी मृत्यु हो गई। फ्रॉनहोफर की मृत्यु के बाद भी कई सालों तक यह घटना एक पहेली बनी रही, लेकिन फिर 1859 में 2 वैज्ञानिक गुस्ताव किरचॉफ और रॉबर्ट बंसन के द्वारा इस घटना का पता लगाया गया। जब गुस्ताव किरचॉफ ने रॉबर्ट बंसन के बनाए गए बंसन बर्नर पर सोडियम सॉल्ट को जलाया, तो उन्हें एक स्पेक्ट्रम मिला जिसमें सिर्फ कुछ सर्टेन वेवलेंथ्स की ही ब्राइट लाइंस मौजूद थी। पहले तो वे दोनों ही इसके बारे में जान नहीं पाए, लेकिन फिर बहुत से एलिमेंट को ऐसे ही जलाने पर जब उन्हें ऐसा ही स्पेक्ट्रम मिलता रहा जिसमें सिर्फ कुछ निश्चित वेवलेंथ्स की ही ब्राइट लाइंस पाई गई, तो वह समझ गए कि यह ब्राइट लाइंस कहीं न कहीं फ्रॉनहोफर द्वारा प्रकाश के स्पेक्ट्रम में देखी गई काली खड़ी लाइनों से मेल खाती हैं। क्योंकि कई एलिमेंट्स को जलाने पर बंसन और किरचॉफ को दिखी सर्टेन वेवलेंथ्स की ब्राइट लाइंस ठीक उसी जगह पर और उतने ही आकार में मौजूद थी जिन जगहों पर फ्रॉनहोफर द्वारा खोजी गई काली खड़ी लाइनें मौजूद थी। किरचॉफ और बंसन की इस खोज से हम पृथ्वी से ही तारों में मौजूद एलिमेंट्स के बारे में तो कुछ हद तक बता सकते थे, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं था। और अभी भी हमें यह पता नहीं चल पाया था कि आखिर यह लाइंस क्यों बन रही हैं, जिसका जवाब जानने के लिए हमें और 50 से 60 सालों का इंतजार करना पड़ा। और फिर नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के कारण हम स्पेक्ट्रम में मौजूद एब्जॉर्प्शन और एमिशन लाइंस के बनने का कारण जान पाए। तारों के लिए इसे इस प्रकार समझा जा सकता है, चूंकि तारों के एटमॉस्फेयर में मौजूद गैस क्लाउड का तापमान तारों के केंद्र के मुकाबले कई हद तक ठंडा होता है, इसलिए जब तारों के केंद्र से आने वाले फोटॉन्स तारों के एटमॉस्फेयर से गुजरते हैं, तो उस गैस के एटम्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स कुछ फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस एनर्जी से यह इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होकर बड़ी एनर्जी के ऑर्बिट में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स द्वारा
कुछ निश्चित फोटॉन्स के एब्जॉर्प्शन के कारण लाइट वेव से वह फोटॉन्स गायब हो जाते हैं। इसलिए प्राप्त लाइट वेव के स्पेक्ट्रम में मौजूद कुछ निश्चित रंगों का कुछ भाग गायब हो जाता है और उनके स्थान पर हमें काली खड़ी लाइंस देखने को मिलती हैं। इस तरह का स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है और इस तरह का स्पेक्ट्रम ही फ्रॉनहोफर और वॉलस्टोन को देखने को मिला था। और जब ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट में गया हुआ इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी के ऑर्बिट में वापस आता है तो वह एनर्जी के रूप में कुछ निश्चित फोटॉन्स को एमिट करता है और फोटॉन्स के इस एमिशन में बिखरी हुई लाइट वेव्स निकलती हैं, जिनमें से हम सिर्फ कुछ लाइट वेव्स को ही देख पाते हैं। इसलिए इससे प्राप्त स्पेक्ट्रम में हमें जितनी और जिस वेवलेंथ की ब्राइट लाइंस मिलती हैं वह ठीक उतनी ही और उसी वेवलेंथ की होती हैं जो कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में गायब हो चुकी थी। यह स्पेक्ट्रम एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है और इस तरह का स्पेक्ट्रम ही किरचॉफ और बंसेन को देखने को मिला था। चूंकि यह स्पेक्ट्रम सभी एलिमेंट्स के लिए अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से हम किसी निश्चित एलिमेंट्स की उपस्थिति की अच्छी तरह पहचान कर पाते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम सभी इंसानों के फिंगरप्रिंट्स तो अलग अलग होते हैं, जिसमें हमें किसी विशेष व्यक्ति की पहचान करने में बहुत आसानी होती है। ठीक उसी प्रकार यह स्पेक्ट्रम्स भी एलिमेंट के लिए फिंगरप्रिंट्स की ही तरह काम करते हैं। जब तक ज़्यादातर लोग तारों के स्पेक्ट्रम के बारे में समझ रहे थे, तब तक महान एस्ट्रोनॉमर एनी जम कैनन द्वारा एक बेहतरीन कार्य किया जा रहा था, जिसमें वह तारों के स्पेक्ट्रम में मौजूद लाइंस के अनुसार उन्हें कैटेगराइज करने में लगी हुई थी। वह अपने पूरे कार्यकाल में लगभग 3,50,000 तारों को कैटेगराइज कर चुकी थी और उनके इस कार्य का सही महत्व तो बताया उनकी ही एक अन्य सहयोगी एस्ट्रोनॉमर सिसिलिया पेन ने, जिन्होंने उनके कैटेगराइज तारों की मदद से 1925 में प्रकाशित की गई उनकी थीसिस में बताया कि सभी तारे अन्य एलिमेंट्स की तुलना में ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बने हैं। हालांकि शुरुआत में यह बात किसी ने भी स्वीकार नहीं की, लेकिन समय के साथ साथ जब वैज्ञानिकों की जांच में यह बात सही पाई जाने लगी तो संपूर्ण विश्व इस महान खोज को नकार नहीं पाया। यह विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही बड़ी खोज थी, जो कि प्रकाश पर की गई बारीकी से जांच के कारण ही सफल हो पाई और प्रकाश एवं प्रकाश के स्पेक्ट्रम में की जाने वाली ऐसी खोज विज्ञान की शाखा स्पेक्ट्रोस्कोपी के कारण ही सफल हो पाई और स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से तारों के बारे में मिली जानकारी के कारण ही एस्ट्रोफिजिक्स बड़े रूप से प्रचलन में आई। ऐसे ही तारों में मौजूद एलिमेंट्स के साथ साथ आज हम सिर्फ लाइट के स्पेक्ट्रम की मदद से ही उनका तापमान, उनमें मौजूद एलिमेंट्स की डेंसिटी और यहाँ तक कि उनके मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी बता सकते हैं। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में विज्ञान से जुड़े ऐसे ही किसी रोमांचक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल वर्चुअल साइंस को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।